नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेरिया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपने पढ़ा था संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित बातें की थी। बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, 1726 का राजलेख, ये सारी की सारी चर्चा आपने की थी। उस वीडियो से संबंधित दो क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसमें जरूर दीजिए। देखो, पहला प्रश्न आपके कि किस राजलेख के माध्यम से कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को वैधानिक शक्ति दी गई थी, विधि निर्मित करने की शक्ति दी गई थी। दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब और किसके बीच में हुई थी। अब अपना नेक्स्ट पार्ट है संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत भाग 2 की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही थी, इसकी कीर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि किस तरीके से इसके प्रभाव को कम किया जाए, इस प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार कानून का निर्माण करेगी। ब्रिटिश संसद के माध्यम से ही कानून का निर्माण किया जाएगा और इन कानूनों को दो तरीके से लागू किया जाएगा। देखो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश संसद यहाँ पे हस्तक्षेप करेगी कि ऐसा नहीं हो कि कल को ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाए और अपने ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार के लिए ही वो खतरा बन जाए। इसलिए उस पर नियंत्रण, कंट्रोल करना आवश्यक था और यही कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद कानून निर्माण करेगी भारत के लिए। अब उसको भारत में दो प्रकार से लागू करेगी। एक, कंपनी शासन के अंतर्गत, कंपनी शासन के अंतर्गत कानून लागू होंगे, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कानून लागू करेगी, ब्रिटिश ताज का शासन हो जाएगा। देखो, आप कंपनी का शासन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1773 से लेकर के और 1853 तक कंपनी का शासन चलेगा। यानी कि ब्रिटिश संसद जो भी कानून बनाएगी वो सारे के सारे कानून कंपनी के माध्यम से लागू किए जाएंगे। यहाँ पे कंपनी ही सर्वोपरि है। और जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद ये 1858 में एक एक्ट लाया गया और इस एक्ट के तहत डायरेक्ट ब्रिटिश भारत ब्रिटिश कब्जे में आ गया। और यहाँ पर 1858 से 1947 तक, 1947 तक के जितने भी प्रावधान हैं वो ब्रिटिश संसद के माध्यम से डायरेक्ट लागू किए जाएंगे। अब देखो, ये जो 1773 से लेकर के 1853 के बीच का जो टाइम है, इसमें विभिन्न प्रकार के एक्ट हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का है, 1793 के अंतर्गत है, 1813, 1833, 1853, ये सारे के सारे एक्ट इसमें अपन पढ़ेंगे। पहला अपना इसके अंतर्गत जो भारतीय संविधान की नींव यहां से प्रारंभ होती है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे नियामक कानून की भी संज्ञा दी जाती है। इसे नियामक कानून भी कहा जाता है। देखो, कोई भी एक्ट ब्रिटिश संसद के माध्यम से लाया जाएगा, उसमें कोई न कोई प्रावधान होंगे। इसको ऐसे मान सकते हो कि ये छोटा संविधान है भारत के लिए। इसमें कंपनी पर ये नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये एक्ट है वो ब्रिटिश संसद लाती है। तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट है
कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया प्रथम वैधानिक दस्तावेज है कि कंपनी को जो बढ़ता हुआ जो यश है उसको कम कैसे किया जाए। तो वो आपके रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया जाएगा। देखो रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश सरकार से मांग की कि कंपनी क्या चल रही है, घाटे में चल रही है, और कंपनी घाटे में चल रही है, हमें आपसे क्या चाहिए, ऋण चाहिए, हमें पैसे दीजिए ताकि कंपनी यहाँ पे चल सके, कंपनी यहाँ का प्रशासन आराम से चला सके। इसके लिए ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की गई। अब होता क्या है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ से धन एकत्रित करके ब्रिटेन ले जा रहे थे और खूब सारे एकदम से धनाढ़ हो रखे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत ज्यादा प्रभावी हो रखी थी। तो ऐसी परिस्थिति में उस टाइम पर 1773 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया जिसे सीक्रेट कमेटी या फिर गुप्त समिति के नाम से जाना जाता है, और इस समिति को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार का करप्शन, किसी भी प्रकार की अंदरूनी जो गड़बड़ी चल रही है इसका पता लगाइए कि उसका प्रशासन इस तरीके से कैसे चलाया जा रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है। तो देखो गुप्त समिति ने सुझाव दिए और उन्हीं सुझावों को इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत लागू किया जाएगा। इसमें गुप्त समिति ने जिन जिन चीजों की सिफारिश की वो आपके इसके प्रावधान हैं। तो देखो कंपनी के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने के लिए ये प्रावधान यहाँ पे दिए जाएंगे। इसका पहला जो प्रावधान था इसमें वो था कि बंगाल के गवर्नर, होता क्या था कि बंगाल है, कलकत्ता है, मद्रास है, मुंबई है, इन सबका जो गवर्नर था यहाँ पे गवर्नर बैठा करते थे। तो बंगाल के गवर्नर को इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल। देखो ब्रिटिश भारत के द्वारा यहाँ पे जो शासन चल रहा था, इस ब्रिटिश भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का जो पद है वो आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आता है। और हुआ क्या कि बंगाल का उस टाइम पर जो गवर्नर था उस गवर्नर का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इस वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस टाइम पे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं और इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस गवर्नर जनरल के अधीन ही तीनों प्रेसिडेंसी, मद्रास, एक कलकत्ता स्वयं हो गई, कलकत्ता और मुंबई। देखो ये तीनों प्रेसिडेंसी, कलकत्ता है, मुंबई है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, इन प्रेसिडेंसी की विधि निर्मित करने की शक्ति किसको दे दी गई? ये दे दी गई गवर्नर जनरल को। कहने का मतलब गवर्नर जनरल नाम का पदनाम आया और जो बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी के अधीन मद्रास है, कलकत्ता है, मुंबई है। इन प्रेसिडेंसी की जो कानून बनाने की, जो नियम बनाने की शक्ति थी, विधि निर्माण की शक्ति थी, वो सारी की सारी इस गवर्नर जनरल को दे दी गई। इस गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। एक परिषद बनाएगी। इस परिषद में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। देखो आप, गवर्नर जनरल का पदनाम आया और इसकी हेल्प करने के लिए परिषद का निर्माण किया गया। इसे गवर्नर जनरल की परिषद के नाम से जानते हैं। इस गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य हैं।
ये 4 सदस्य कौन कौन से थे ये भी उसी में फिक्स कर दिया गया। तो ये देखो आप कौन से थे। एक तो है फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। दूसरा है कलेवरिंग, कलेवरिंग। तीसरा कैंडिडेट है मानसन। और चौथा कैंडिडेट है बरवेल। देखो गवर्नर जनरल की परिषद के अंतर्गत 4 सदस्य, एक हो गया फिलिप फ्रांसिस, एक कलेवरिंग, एक मानसन, एक बरवेल। अब इनको ये डाटा टाइप के जो डिटेल होती है, नाम होते हैं, तो इनको अपने तरीके से याद कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। तो देखो जैसे कि मानसून है, मानसून आता है तो उस टाइम पे बरसात होती है, और बरसात के पानी को अपन फिलिप है फील करते हैं, डालते हैं किसमें, बोरवेल में। और बोरवेल में किस लिए डालते हैं, ताकि पृथ्वी का जो आंतरिक जल स्तर है वह बढ़ सके। ये बात क्या है, क्लियर है। क्लियरिंग का मतलब क्लियर से अपन संबंधित कर सकते हैं। देखो मानसून से बरसात हुई, उसके पानी को फील किया बोरवेल में, तो पृथ्वी का जल स्तर बढ़ेगा। ये बात क्या है, क्लियर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसका प्रावधान है, इसके अंतर्गत दूसरा प्रावधान था। ये प्रावधान किसने सुझाए, ये प्रावधान गुप्त समिति ने सुझाए। उसने सिफारिश की है कि कंपनी पर नियंत्रण इस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। दूसरा यहां पे था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। देखो दोस्तों, ये जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करें तो आज भारत में वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहीं न कहीं अतीत ये उच्चतम न्यायालय है। उसकी नींव यहीं से पड़ी हुई है। उसका बैकग्राउंड उच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, वो ही है। तो ये है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई, कलकत्ता में, कलकत्ता में। इसका कार्य क्या था, इसके पास किस प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार था, तो वो आपके राजस्व से संबंधित ही, सेना से संबंधित ही, धार्मिक मामलों से संबंधित ही, और आपके अपराध से संबंधित जो भी आपराधिक के मामले उनकी सुनवाई का अधिकार भी इसके पास था। और सिविल से संबंधित ही सुनवाई का अधिकार भी इनके पास था। कहने का मतलब ये हो गया कि सारी प्रकार की सुनवाई का अधिकार इस उच्चतम न्यायालय के पास है, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, चाहे सेना से संबंधित हो, चाहे धार्मिक मामले हो, या अपराध से संबंधित हो, या कोई सिविल अन्य प्रकार का। तो वो सारी की सारी सुनवाई का अधिकार इस उच्चतम न्यायालय के पास था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अब ये कितना सदस्य था, इसके अंतर्गत कुल न्यायाधीश कितने थे, तो देखो एक तो था चीफ जस्टिस, एक तो मुख्य न्यायाधीश, और 4 क्या थे अन्य न्यायाधीश, सॉरी 3, कुल मिलाकर के कितने थे 4, और 3 क्या थे इसमें न्यायाधीश, और एक था मुख्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर के कितने थे 4 न्यायाधीश थे। ये कौन थे उस टाइम पे, मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये है आपके सर एलिजा है इम्पे, सर एलिजा है इम्पे। और 3 न्यायाधीश हैं इसमें, वो कौन कौन से थे, तो ये तीनों न्यायाधीश हैं। एक है लिमेस्टर,
लिमेस्टर, दूसरा है चेम्बर्स, चेम्बर्स, और तीसरा है हाइड। ये 3 न्यायाधीश। देखो, एक मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे किसको बनाया गया, सर एलिजाए इम्पे को, और 3 है उसके सहयोगी न्यायाधीश, और ये कौन है, लिमेस्टर है, चेम्बर्स है और हाइड है। अब देखो, इनके लिए भी योग्यता रखी गई थी, इनके लिए भी योग्यता थी उस टाइम पे, जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं उसी प्रकार से न्यायाधीश बनने के लिए इन्होंने योग्यता क्या निर्धारित की कि उसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाएगा जिसको 5 वर्ष की वकालत का अनुभव है, 5 वर्ष की वकालत का अनुभव है, जिसने एडवोकेट का कार्य किया है, जिसने प्रैक्टिस की है 5 साल की, उसी व्यक्ति को यहाँ पे न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये बात भी इसमें की गई थी। अब देखो, ये जो उच्चतम न्यायालय, इस उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध यदि किसी को अपील करनी हो, मान लो कि इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील कहाँ पे कर सकता है, तो उसको यदि अपील करनी है, इसके विरुद्ध अपील करनी है, तो उसके लिए उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, लंदन। कहने का मतलब इसकी अपीलें प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है, प्रिवी काउंसिल। ये प्रिवी काउंसिल क्या चीज है, ये प्रिवी काउंसिल है कि एक निकाय है, एक कानूनी निकाय है जो क्या करता है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को कानूनी सलाह देने का कार्य करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई दिक्कत है, दिक्कत का मतलब क्या हुआ कि इसके निर्णय से खुश नहीं है, तो वो अपील के लिए कहाँ पे जा सकता है, प्रिवी काउंसिल में, और वहां पे वो है कहाँ पे, लंदन में, वहां पे जाके और इसकी एप्लीकेशन लगा सकता है, वहां पे अपील कर सकता है। ऐसा भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, तीसरा प्रावधान इसमें किया गया कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव। देखो, भारत के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि एकात्मक, संघात्मक, तो ये आपके केंद्रीय प्रशासन को अपन एकात्मक के दृष्टिकोण से देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से होता है कि यहां से कोई नियम बनना प्रारंभ होता है और वो धीरे धीरे सभी स्टेपों में लागू होता है। यदि यही सबसे ज्यादा प्रभावी हो, जिसने कानून बनाया है, तो इसे अपने केंद्रीय प्रशासन की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई, गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ब्रिटिश संसद गवर्नर जनरल के माध्यम से प्रेसिडेंसियों में विधि निर्माण करेगी, वहां पे अपने कानूनों को लागू करवाएगी। तो ये आपके केंद्रीय प्रशासन से संबंधित बात आती है। अब अपन देखते हैं एक प्रावधान और छोटा सा, बिना लाइसेंस के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया, व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, देखो, जो ब्रिटिश संसद थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था, परंतु इसके कर्मचारी अपने हिसाब से व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं, बिना किसी लाइसेंस के अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा लेते हैं और वहां से धन एकत्रित करने लग जाते हैं। रिश्वत लेना, उपहार लेना, ये सारे के सारे कार्य यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कर्मचारी यदि निजी व्यापार करता है तो उसको प्रतिबंधित किया गया है, उसको बैन कर दिया गया है। यदि व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी, बिना लाइसेंस के आप व्यापारी नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रतिबंध भी यहाँ पे लगाया गया। तो ये आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित 4 प्रावधान थे।
यदि इसको डायरेक्ट छोटे से शब्दों में देखिए अपन, तो पहली चीज क्या थी? पहली थी गवर्नर जनरल का पद, दूसरा था उच्चतम न्यायालय, तीसरा केंद्रीय प्रशासन है, और चौथा बिना लाइसेंस के निजी व्यापार को प्रतिबंधित करना। ये चार प्रमुख बातें इसमें अपन ने देखी। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखो आप, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या है? जिसे बंगाल जुडिकेटरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल जुडिकेटर एक्ट, बंगाल जुडिकेटर एक्ट, ये एक प्रकार का अमेंडिंग एक्ट है। कहने का मतलब ये संशोधन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। ये आगे से आगे जितने भी एक्ट आएंगे नहीं, वो कोई न कोई पहले वाले एक्ट में सुधार करने के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो देखो इसमें प्रमुख बातें क्या थी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश संसद में एक समिति है जिसका नाम है प्रवर समिति, प्रवर समिति, और इस प्रवर समिति का अध्यक्ष है एडमंड बर्क, एडमंड बर्क। देखो ये जो प्रवर समिति थी ब्रिटिश संसद के अंतर्गत थी। इस समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क ने सुझाव दिया कि आपने जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया उसमें निम्न प्रकार की ये कमियां थी। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को या इसकी जो भी दोष हैं उनको दूर करने के लिए आपको ये प्रावधान लागू करने चाहिए। और वो प्रावधान कौन से बताए इसमें? पहला प्रावधान बताया कि कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो सरकार है, इस कलकत्ता सरकार के अधीन आपने मद्रास को कर दिया और मुंबई को कर दिया। तो साथ में आपको क्या करना चाहिए? बंगाल, बिहार व उड़ीसा की विधि बनाने की शक्ति भी किसको दे देनी चाहिए? कलकत्ता की सरकार को दे देनी चाहिए। कहने का मतलब विधि बनाने की जो पावर थी वो किसको दे दी जाए? गवर्नर जनरल को दे दी जाए। गवर्नर जनरल का पदनाम किस एक्ट में है? कमेंट में जरूर बताना अभी। अब बात आती है आपके दूसरा प्रावधान इसमें। तो दूसरा प्रावधान इसमें यह तय किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद किसी भी प्रकार का कानून बनाती है। गवर्नर जनरल की परिषद कोई भी कानून बनाती है तो उसको उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ये परिषद कोई कानून बना रही है तो इसको उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा जाए। उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है कि अधिकारिता से मुक्त रखा जाए, से मुक्त रखा जाए। देखो इसको समझो कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी जिसमें गवर्नर जनरल खुद है और साथ में कौन है? साथ में 4 सदस्यीय परिषद है। चारों सदस्य की अपने इसमें बात की थी पिछले जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इन्होंने कहा कि भाई इस परिषद के द्वारा किसी भी प्रकार की विधि यदि बनाई जाती है तो इस गवर्नर जनरल की विधि को उच्चतम न्यायालय की जो अधिकार क्षेत्र है कि बीच में किसी प्रकार का इंटरफेयर न करे, तो ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। गवर्नर जनरल की परिषद को उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से मुक्त रखा गया कि वहां पे यदि विधि बनाती है तो उच्चतम न्यायालय से किसी भी प्रकार की
पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसमें किया गया। अब देखो आप ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इससे कलकत्ता जो सरकार थी, कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल थे, उनके पास दो प्रकार की शक्तियों के स्रोत आ गए। उनके पास कानून बनाने के दो स्रोत मिल गए। एक स्रोत तो कलकत्ता में गवर्नर जनरल के पास आ गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और दूसरा आ गया आपके 1781 के एक्ट ऑफ ए सेटलमेंट से, कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए भी शक्ति, जो कानूनी शक्ति है, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ही आ गई। तो इस प्रकार से ये इसमें दो प्रावधान है, जिसमें इम्पोर्टेंट है वो आपके यही है, और इसको लगभग बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है, अन्यथा इसमें पूछते भी नहीं। इसके बाद ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेट से इंडिया एक्ट। पेट से इंडिया एक्ट 1784, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखो आप, पेट से इंडिया एक्ट 1784, पेट से नाम इसलिए पड़ा कि उस टाइम पर यहाँ के ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट, और उन विलियम पिट के नाम पर ही इसका नाम है पेट से इंडिया एक्ट पड़ा है। अब देखो इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, तो पहले अपन इसका थोड़ा सा ये देखते हैं कि 1784 और 1781 के बीच में भी कुछ एक्ट लाए गए, परंतु वो प्रभावी नहीं हो सके। तो थोड़ी सी बात कभी कभार आती है इसमें, वो है कि 1783 में एक तो लाया गया डंडाज एक्ट, डंडाज एक्ट, और एक 1783 में ही नवंबर में एक और लाया गया जिसे बोला जाता है फॉक्स एक्ट, फॉक्स एक्ट। ये दोनों के दोनों जो एक्ट थे वो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा से पारित नहीं हो सके, लॉर्ड सभा से पारित नहीं हो सके, लॉर्ड सभा से पारित नहीं हो सके। वो द्विसदनात्मक है, एक तो ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक है आपके लॉर्ड सभा। तो ये लॉर्ड सभा से पारित नहीं हो सके, और जब पारित नहीं होते तो वो एक्ट है वो विधिवत रूप से लागू नहीं माना जाता, किसी प्रकार से वो एक्ट बनता नहीं है। तो देखो लॉर्ड सभा से पारित नहीं हो सका, तब ये जो एक्ट थे वो गए फैल, ये लागू नहीं हो सके। इनसे संबंधित एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपके ये है कि उस टाइम पे एक तो लॉर्ड नॉर्थ और उनके साथ ही फॉक्स, इन दोनों की गठबंधन सरकार थी, गठबंधन सरकार। देखो सेम टू सेम ब्रिटेन से आपको बताया, भारत ने अभी वर्तमान के भारतीय संविधान में देखे तो संसदात्मक शासन कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। तो अपने के जैसे ही वहां पे तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो गठबंधन की सरकार थी, ये पहला मौका था एंग्लो इंडियन इतिहास के अंतर्गत कि पहली बार ब्रिटेन की संसद में इनकी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था, ये असफल हुआ। तो ये पहला और अंतिम मौका है जिसमें किसी भारतीय विधेयक के पारित न होने के कारण ब्रिटेन में सरकारें गिर गई थी। तो ये यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। अब देखो इस पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, इसमें कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी इसमें प्रावधान है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है, देखो कंपनी के पास दो प्रकार के कार्य हैं, एक तो है व्यापारिक और एक है राजनीतिक। कंपनी क्या कर रही थी,
एक तो व्यापार से संबंधित कार्य कर रही थी और एक प्रशासन से संबंधित, राजस्व से संबंधित, सेना जाना सब कुछ का संचालन वही कर रही थी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? अलग अलग। कि व्यापारिक कार्य कौन करेगा और राजनीतिक कार्य कौन करेगा, इनके लिए अलग अलग बोर्ड या निकाय यहाँ पे बना दिए गए। व्यापारिक कार्य तो वही करेगा जो पहले से करता रहे, और वो कौन सा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी या निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर। ये क्या करेगा? ये कंपनी के व्यापारिक कार्यों से संबंधित जितना भी है वो सारा का सारा हैंडल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर करेगा। राजनीतिक कार्य कौन करेगा? राजनीतिक कार्य करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक निकाय बनाया, बोर्ड ऑफ ए कंट्रोल, बोर्ड ऑफ ए कंट्रोल। कहने का मतलब ये नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। देखो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को कौन संभालेगा? निदेशक मंडल। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा बोर्ड ऑफ ए कंट्रोल। पहली बार यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसमें किस प्रकार की संरचना थी, कंपोजिशन किस प्रकार का था? तो इसमें एक तो था बोर्ड ऑफ ए एक्सचेकर, एक्सचेकर, और एक यहाँ पे राज्य सचिव, और इसमें कुल मिलाकर के 4 होते थे सदस्य। और ये 4 सदस्य कौन से होते थे? प्रिवी काउंसिल के सदस्य, प्रिवी काउंसिल के सदस्य, प्रिवी काउंसिल के सदस्य। देखो आप इसके बारे में तो अपने पहले वाले वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल पड़ी हुई है कि इसमें 24 सदस्य हैं, एक गवर्नर है, एक सब गवर्नर है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें कुल मिलाकर के 6 हो गए कैंडिडेट। एक बोर्ड ऑफ एक्सचेकर है, एक राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। और इनकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती थी? इनकी नियुक्ति की जाती थी, यदि अपन इनकी नियुक्ति की बात करें तो ये नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। ब्रिटेन के सम्राट या महारानी के द्वारा, जो भी उस टाइम पे है। तो देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक निकाय, और इस निकाय का कार्य क्या है? कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखना, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखना। राजनीतिक में क्या क्या आते हैं? राजस्व से संबंधित आते हैं। कंपनी किसी भी देशी शासक से किसी प्रकार की संधि, समझौता या सुरक्षा से संबंधित समझौता, या फिर सेना से संबंधित कोई समझौता है, सेना से संबंधित किसी प्रकार की विधि बनानी है, तो वो सारे के सारे कार्य इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से तय किए जाएंगे। वो उस पर निगरानी रखेगा। तो देखो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब नेक्स्ट प्रावधान देखो इसका, दूसरा प्रावधान इसमें था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की परिषद, इसमें सदस्य संख्या मैंने आपको कितनी बताई? 4। तो 4 से घटा करके 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। ये किस अधिनियम में की गई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। इसी तरीके से प्रांतीय जो परिषद थी, इसी तरीके से
प्रांतीय परिषद इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रांत में, हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर बैठ रहा है और गवर्नर की हेल्प करने के लिए भी 4 सदस्य हैं वहां पे। तो प्रांतीय परिषद में भी सदस्य संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। ये इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, छोटी बातें ये। नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या किया गया कि यदि केंद्रीय प्रशासन किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण करता है और उस विधि की अनुपालना नहीं होती, उस विधि की अनुपालना नहीं होती, यदि केंद्रीय प्रशासन किसी प्रकार की विधि बनाता है और उसकी अनुपालना नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गवर्नर जनरल के पास ये पावर रहेगा कि वह प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दे, देखो आप इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि केंद्रीय प्रशासन की नींव कहां से पड़ी है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, कि ऊपर से ब्रिटिश संसद से कानून शुरू हुआ, गवर्नर जनरल के माध्यम से प्रांतों के गवर्नर तक पहुंचेगा। यदि प्रांतों में उस कानून की अनुपालना नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल के पास यह पावर रहेगा कि वह प्रांतीय सरकार जो है गवर्नर की, उसको क्या कर दे, बर्खास्त कर दे। तो इस प्रकार का पावर किसके पास था, गवर्नर जनरल को इसमें दिया गया। तो ये बात भी यहाँ पे अपने को याद रखनी है। और छोटी सी एक बात है कि मान लो कि कोई भी कर्मचारी है और वो कर्मचारी विधि के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, कोई भी कर्मचारी यदि विधि के अकॉर्डिंग जो भी नियम बनाए गए उसके अनुसार नहीं चल रहा, तो उस कर्मचारी को दंड देने के लिए या उस पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। देखो आप कि यदि कोई भी कर्मचारी कंपनी के विरुद्ध चलता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करनी है तो उसके लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय स्थापित किया गया। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो आपके पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत थी, मैंने आपको आज बताया। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एकदम से साधारण तौर पर इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आपके किसी भी प्रकार की इसमें आपको लगे कि ये बात समझ में नहीं आई, किसी भी प्रकार का डाउट, कोई क्यूरी हो, तो आप इन नंबरों के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। यदि किसी भी प्रकार की आपके डाउट है इस टॉपिक से संबंधित, तो या तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट के माध्यम से भी आप ये सारी बातें पूछ सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ साथियों, एकदम से धीरे धीरे साहित्यक ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। आप अपने नोट्स से खुद तैयार कीजिए, क्योंकि किसी दूसरे के नोट्स तैयार होते नहीं, वो तो हमेशा कमरे के कोने में ही पड़े रहेंगे, वो कभी कैंडिडेट पढ़ता भी नहीं। तो अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए ताकि वो चीज़ याद ज़्यादा हो। धन्यवाद।